सेवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पिछली क्लास में हमने गाउस का नियम पढ़ लिया था, विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और इनसे रिलेट कुछ हमने एक दो न्यूमेरिकल से सोल्व किए थे। आज अपन ये देखेंगे कि जो गाउस का नियम है इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, यानी गाउस के नियम की हेल्प से हम विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं और किसकी वजह से निकाल सकते हैं। आज हमें ये पढ़ना है। तो जब इसकी एप्लीकेशन होंगी 5-6 पार्ट्स वो हमें पढ़ने हैं। तो देखो गाउस के नियम के अनुप्रयोग, इसमें से हम पहला लेके चल रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो जैसे हमारे पास कोई भी एक आवेश है और वो है प्लस का क्यू आवेश है और हमें इस प्लस क्यू आवेश की वजह से इससे कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बिंदु P रखा हुआ है। फिर से सुनना कि बिंदु O के ऊपर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। इस आवेश की वजह से इससे R दूरी पर कोई बिंदु P रखा है। तो हमें यह पता करना है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये हम पहले से पढ़ चुके थे कि किसी बिंदु आवेश कारण बिंदु P पर R डिस्टेंस पर जो विद्युत क्षेत्र होता है E, उसका मान K किसकी वजह से निकालना चाहते हैं, उस आवेश का मान। तो Q हम कितनी डिस्टेंस पर निकालना चाहते हैं, R डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर दो। तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, जो हम पहले से निकाल चुके हैं। फिर से सुनना कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, जो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन आज हम ये पता करेंगे कि क्या हम अगर गाउस का नियम यहां पर अप्लाई कर दें तो क्या गाउस के नियम से भी यही रिजल्ट आता है। तो जो अपना टारगेट है वो ये है कि गाउस के नियम की हेल्प से इसको प्रूव करना। बाकी तो जो हमने कूलॉम लॉ लगा करके जो सोल्व किया था वो तो आया ही था। अब हम ये करेंगे कि अगर हम यहाँ पर गाउस लॉ अप्लाई करें तो गाउस लॉ अप्लाई करने से भी क्या यही आता है क्या या नहीं आता, वो हमें देखना है यहाँ पर। तो इसके लिए देखो गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए 4 स्टेप हमें याद रखनी है। 4 स्टेप अगर हम क्रम से लगाएंगे तो हम बहुत ही आसानी से लास्ट रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो वो 4 स्टेप कौन सी हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसकी पहली स्टेप तो ये है कि गाउसियन पृष्ठ का चयन करना, कि हम सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं, जो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि गाउसियन पृष्ठ क्या होता है। तो पहला है गाउसियन पृष्ठ का चयन। और गाउसियन पृष्ठ का चयन कर लेंगे और गाउसियन पृष्ठ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों की दिशाएं शो कर देंगे। विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल की दिशा प्रदर्शित, ये हम इतना काम करेंगे। ये हमारी पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप ये होगी विद्युत फ्लक्स का मान। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो हम पहले से पढ़ चुके थे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तीसरा काम हम ये करेंगे, जो हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे, गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, उस गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध है उसका मान निकालेंगे। गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान, जिसको हमने नाम रखा था समेशन क्यू, ये वैल्यू पता कर लेंगे। फोर्थ हमारी स्टेप है गाउस का नियम लगाने पर तो गाउस का नियम क्या था, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत या आगत विद्युत फ्लक्स का मान उस परिबद्ध
जो परिबद्ध पृष्ठ है या आयतन है उसमें कितना आवेश है और 1/ε0 का गुणनफल उसके इक्वल होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे। तो E.ds समेशन Q अपॉन ε0। फिर सभी के मान रखकर E का मान निकाल लेंगे। ये है, फिर से सुनना, हमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इनमें से गाउस के इसके वजह से हम बहुत सारे विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो 4 स्टेप हैं इनको हम क्रम से याद रखेंगे तो हम बहुत ही जल्दी रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो पहला तो हम गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं और गाउसियन पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों की दिशाएं शो कर देंगे। दूसरा काम हम विद्युत फ्लक्स निकालने का करेंगे कि जो गाउसियन पृष्ठ बना रहे हैं उसमें कितना विद्युत फ्लक्स या तो आ रहा है या जाने वाला, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो वो फ्लक्स कितना होता है E.ds, वो हम फ्लक्स निकाल लेंगे फाई बराबर। फिर जो तीसरा काम है वो हम ये करेंगे कि उस गाउसियन सरफेस में कितना आवेश परिबद्ध है, उस समेशन Q का मान निकाल लेंगे। फिर तीसरी स्टेप में ये फोर्थ स्टेप में ये करेंगे कि जो गाउस का नियम है वो अप्लाई करना है। तो गाउस का नियम क्या होता है? बंद पृष्ठ का समाकलन E.ds इक्वल टू समेशन Q अपॉन ε0। इसके अंदर सारी वैल्यू रखते हैं। तो देखो E.ds हम पहले निकाल चुके होंगे, तो वो वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। फिर किसकी वैल्यू चाहिए? समेशन Q की। समेशन Q की वैल्यू हम थर्ड स्टेप में निकाल चुके हैं, तो वहां से समेशन Q रखा जाएगा। और ε0 की वैल्यू हम जानते ही हैं। तो ये सारी वैल्यू रखने से हमें क्या मिल जाएगा? इससे E का मान मिल जाएगा। और जो हमारा लास्ट टारगेट है वो भी E का मान निकालना ही है, तो हम यहाँ से E निकाल सकते हैं। अब देखो ये स्टेप तो बहुत आसान है, हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है गाउस के पृष्ठ का चयन करना। अगर हम गाउसियन पृष्ठ का चयन सही से कर पाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होता है। अगर हम गाउसियन पृष्ठ का चयन सही नहीं करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो लेंगे लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि गाउसियन पृष्ठ बहुत ही सिंपल हो और हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल पाए उससे। तो इस पे फोकस करते हैं कि हम गाउसियन पृष्ठ का चयन कैसे करें। तो ये देखो, गाउसियन पृष्ठ के लिए करना क्या चाहिए हमें? गाउसियन पृष्ठ, देखो जो गाउसियन पृष्ठ सरफेस है, गाउसियन सरफेस एक ऐसा पृष्ठ जो सिर्फ हम कल्पना करते हैं। फिर से सुनना कि जो गाउसियन पृष्ठ है ये पहले से हमें दिया हुआ नहीं होता क्वेश्चन में, ये हम हमारे मन से कल्पना करके और बनाते हैं। और ये पहले से हमने फिक्स कर लिया कि जो गाउसियन पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। अगर गाउसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ नहीं होगा तो फिर गाउस का नियम नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो गाउस का नियम है वो किसके ऊपर लगता है? बंद पृष्ठ के लिए लगता है। और हमें गाउस का नियम लगाना है तो फिर वहां पर जो हम गाउसियन एक पृष्ठ हमारे मन से चयन करते हैं तो उसकी एक खासियत होनी चाहिए पहली, कि वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हम ये लिख देते हैं कि पहली खासियत है कि यह पृष्ठ बंद होना चाहिए, यह पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए। और बंद पृष्ठ होने का मतलब क्या है? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। जो गाउसियन पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, यानी क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। और ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है? इसके अंदर आयतन होना चाहिए। एक तो ये इसकी पहली खासियत होनी चाहिए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि गाउसियन पृष्ठ के ऊपर लगभग E का मान एक समान होना चाहिए। E की वैल्यू उसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर एक समान हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी हो सकता है कि वो टुकड़ों में हो सकता है कि कुछ पार्ट तक E समान है, फिर कुछ पार्ट में E अलग है, फिर कुछ पार्ट में E अलग है, वो चल सकता है। लेकिन ये नहीं चलेगा कि हर पॉइंट पे ही E अलग हो, नहीं। E का मान लगभग उस पृष्ठ के ऊपर एक समान हो, हम ऐसी कोशिश करते हैं। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि प्योर ही E एक समान हो, लेकिन लगभग पार्ट पे E सेम हो तो भी काम चल जाएगा। अगला स्टेप ये है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और क्षेत्रफल क्या होता है? S वेक्टर। तो E व S के मध्य का कोण
और मध्य के कोण को हमने क्या किससे लिखा था, थीटा से। तो इनके जो मध्य का कोण है थीटा, वो भी क्या होना चाहिए, एक समान होना जरूरी है, एक समान होना चाहिए। फिर से सुनना कि पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। दूसरा, ई की वैल्यू हम कोशिश करें कि एक समान हो, ऐसी सेफ हम बना पाए बंद पृष्ठ पे। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो थीटा है वो भी एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे तो थीटा 0 है, किसी जस्ट उससे आगे 90 आ गया, फिर जस्ट आगे 60 डिग्री आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा पृष्ठ ले भी लेंगे और उसको गाउसियन भी कह देंगे, लेकिन एक सोल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाउसियन पृष्ठ की डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि किसी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र हमें निकालना होता है, तो गाउस का नियम अप्लाई करना है, तो वहां पर हम एक पृष्ठ का चयन करते हैं, और जो हम हमारे मन से बंद पृष्ठ चयन करते हैं उसको गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। और हम सुविधा के लिए ये कोशिश करते हैं कि उस पृष्ठ के लिए ई और एस लगभग ई और थीटा लगभग एक समान हो, तो हम बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। फिर हमारी ये 4 स्टेप हैं। अब यहाँ देखो, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसके ऊपर हम डायरेक्ट आते हैं, और अब यहाँ हम इसके लिए देखो गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। दूसरी चीज इसमें एक और भी है कि जो गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं वो पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां से हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि गाउसियन पृष्ठ वहां से गुजरना जरूरी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब यहाँ इसके अंदर देखो कि जो हमें यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये देखो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे जाता है, बाहर की तरफ, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा। ये सब इसके विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं। तो हम पहले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो कर लेते हैं। अब यहाँ हम एक गाउसियन पृष्ठ का चयन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं मेरे मन से यहाँ पर एक ऐसा गाउसियन पृष्ठ ले लेता हूं कि जैसे मैंने एक बेलन ले लिया है, ये मैंने मेरे मन से एक बेलन माना है, और मैं ये कह रहा था कि जो गाउसियन पृष्ठ हम चयन करते हैं वो पृष्ठ हमेशा जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां से गुजरना जरूरी है। तो ये देखो जो हमने बेलनाकार बनाया है, तो जो बेलनाकार बनाया है क्या ये बिंदु P से गुजर रहा है, गुजर रहा है। लेकिन दूसरी स्टेप पे हमने ये कहा था कि गाउसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या ये बेलन एक बंद पृष्ठ है? बिल्कुल बंद पृष्ठ है, क्योंकि इसके अंदर आयतन है, यानी 2 प्रभाग बनते हैं, बाहरी और एक आयतन प्रभाग, यानी ये बंद पृष्ठ है। वो बात हमारी सेटिस्फाइड होती है। तीसरी बात हम ये पढ़ रहे थे कि क्या इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र समान है क्या, और थीटा क्या सेम है, तो वो हम चेक करते हैं। देखो बिंदु आवेश से ये वाला पॉइंट है r डिस्टेंस पर, यहाँ विद्युत क्षेत्र हो जाएगा जो भी, लेकिन यहां से देखो ये डिस्टेंस बढ़ गई, और हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे r बढ़ता जाता है विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है। तो फिर यहाँ पर देखो इतनी सी डिस्टेंस पे r है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके बजाय क्या यहाँ विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। ऐसे ही देखो हम यहाँ पर निकालेंगे तो r का मान और ज्यादा बढ़ गया, क्या इस पॉइंट के ऊपर E का मान और ज्यादा कम हो गया। देखो यहाँ E अलग है, यहाँ अलग आएगा, इस पॉइंट पे निकालूंगा तो ये E अलग आएगा, यहाँ निकालूंगा तो E अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ E अलग है, यहाँ E अलग है, तो और यहाँ देखो सबसे अलग E आएगा, यहाँ सबसे अलग E होगा। क्या इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग आ रहा है। अगली बात थीटा कोण देखो, इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत है, बाहर ऐसे हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र किधर जाएगा इसका, इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा काम आ रहा है। इस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा और क्षेत्रफल सदिश भी किधर जाएगा, बाहर, तो यहाँ थीटा कितना काम आ रहा है, 0 काम आ रहा है। यहाँ के लिए देखो विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा और क्षेत्रफल सदिश इधर आएगा, ये थीटा और अलग आ रहा है। तो इसके हर पॉइंट के ऊपर थीटा की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि हमने एक बंद पृष्ठ का चयन तो किया है कि पृष्ठ है वो बंद भी है, लेकिन इसके लिए तो ये बिंदु P से भी गुजर रहा है, लेकिन इसमें कमी क्या है कि E की वैल्यू है वो एक समान नहीं है सब जगह, और साथ में जो थीटा है वो भी एक समान नहीं है, इसलिए ये जो पृष्ठ है ये गाउसियन पृष्ठ नहीं होगा। और गाउसियन पृष्ठ नहीं है तो हम यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि गाउसियन पृष्ठ अच्छे से चयन करें, तो हम कोई दूसरा गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। तो यहाँ बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ पॉसिबल नहीं होगा।
तो देखो फिर हम कौन से पृष्ठ का चयन करें कि जिससे हम कैलकुलेट कर पाए आसानी से और ये सारी सिमेट्री उसमें मिलती हो। तो फिर से हम देखते हैं, कोई दूसरा पृष्ठ ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर बिंदु कोई पी है। इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका विद्युत क्षेत्र सब जगह ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये सब ई की डायरेक्शन है, ये सब इससे विद्युत क्षेत्र निकल रहे हैं। ये विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये देखो हमें इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो जो गाउसियन पृष्ठ हम चयन करेंगे वो कहां से गुजरना चाहिए? जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो मैं एक यहां पर स्फीयर, एक गोला बनाता हूं। ये मैं एक गोला बना देता हूं यहां पर, और देखो यहां से और यहां तक की इसकी रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, यहां से ये भी कितना है? आर है, ये भी आर है, सब जगह ये आर है, ये भी आर है, सब जगह इसका आर है। क्या ये गोला गोलाकार है? सेफ। क्या ये एक बंद पृष्ठ है? बिल्कुल बंद पृष्ठ है। दूसरा, क्या बिंदु से गुजर रहा है? गुजर रहा है। तीसरी स्टेप, क्या सब जगह ई का मान एक समान है? तो यहां देखो इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, इससे आर पर विद्युत क्षेत्र, यहां भी आर डिस्टेंस, यहां भी आर, तो क्या सब जगह विद्युत क्षेत्र समान होगा? बिल्कुल सेम होगा। मुझे ये नहीं पता कि कितना होगा, पर हम ये जानते हैं कि सब जगह आर सेम आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र सेम होगा। तो सब जगह विद्युत क्षेत्र ई होगा, यहां पर भी ई होगा, सब जगह ई होगा, तो विद्युत क्षेत्र समान हो गया। तो लगता है कि शायद ये पृष्ठ वैलिड होगा। अगला हम ये देखते हैं कि थीटा भी लगभग एक समान होना चाहिए, तो इसमें थीटा भी एक समान है क्या? और थीटा किसके बीच का ले रहे थे? ई और ये क्षेत्रफल है एस के बीच का कोण। तो यहां पर मैं कोई भी एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लू डीएस, तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर, या फिर हम ऐसे समझे कि जिस पॉइंट का हमें विद्युत क्षेत्रफल चाहिए वहां पर हम कलर करते हैं, तो जो ब्रश की डंडी है वो जिधर होगी वो क्षेत्रफल की दिशा को बताएगी। तो इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा किधर हो जाएगी? बाहर की तरफ। तो डीएस वेक्टर भी इधर ही जा रहा है और विद्युत क्षेत्र है वो भी इधर जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। ऐसे यहाँ पर देखो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत है बाहर, और विद्युत क्षेत्र भी किधर जा रहा है? इधर ही, इसलिए यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत है बाहर, और जो विद्युत क्षेत्र है वो भी किधर जा रहा है? इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ऐसे हम सब जगह ही देख सकते हैं कि ई और डीएस एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा भी 0 0, यहाँ सब जगह 0 आ रहा है, विद्युत क्षेत्र भी सब जगह सेम है। तो क्या ये गाउसियन पृष्ठ वैलिड होगा? बिल्कुल ये गाउसियन पृष्ठ वैलिड है। तो पहला हमारा काम था गाउसियन पृष्ठ का चयन करना, तो हमने गाउसियन पृष्ठ का चयन कर लिया है। अब अगली स्टेप में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल की दिशा को इसके ऊपर प्रदर्शित करना है, तो हमने बिल्कुल शो कर दिया है कि देखो ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट का जो क्षेत्रफल डीएस है उसकी दिशा बाहर की तरफ है, ये भी हमने शो कर दिया है। थीटा बराबर 0 होगा, ये भी हमने शो कर दिया है। अगली स्टेप में क्या कह रहा है ये कि विद्युत फ्लक्स का मान निकालना, और ये जो विद्युत फ्लक्स है ये गाउसियन पृष्ठ का होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होता है वो हमें निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो फ्लक्स हम निकाल रहे हैं वो गाउसियन पृष्ठ का ही होना जरूरी है। तो अगली स्टेप में हम इसका फ्लक्स निकालते हैं। तो ये बताओ कि इसका फ्लक्स हम कैसे निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको एक बार डायग्राम को ऊपर से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये पूरे बोर्ड पे अच्छे से लिख पाएंगे। कि जो हमारा क्वेश्चन था कि ये बिंदु आवेश था Q, इससे R डिस्टेंस पर बिंदु P था, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र E का मान चाहिए था। इसके लिए हमने एक ये क्या बनाया, हमने गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, ये बनाया था। इसकी रेडियस यहां से कितनी थी? R थी, तो ये रेडियस भी कितनी होगी इसकी?
आर, ये सब जगह आर होगा इसके लिए। और फिर हमने गाउसियन पृष्ठ बना लिया है और यहाँ पर चार्ज क्या था, कैपिटल क्यू। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशाएं प्रदर्शित करते हैं। तो जहां हमें निकालना है वहां पर बिंदु P है, तो यहाँ पर हम अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं और अल्पांश क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ds से। और क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर, तो इधर तो जाएगा ds वेक्टर। साथ में विद्युत क्षेत्र दिखाना है, तो विद्युत क्षेत्र भी किधर होता है, त्रिज्यीय दिशा में बाहर होता है। तो सब जगह विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल के जाएगा चारों तरफ, ऐसे ई, ये सब जगह ई निकल रहा है, इधर भी ई जाएगा, तो ये ई हो जाएगा। और ई और ds के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये हमने पहली स्टेप कंप्लीट कर ली है। दूसरी स्टेप कि जो एक गाउसियन पृष्ठ है, इस गाउसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स कैसे निकाल पाएंगे, ये देखो, मैं केवल इस अल्पांश की बात करूं तो इस अल्पांश से संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, डी फाई, और डी फाई बराबर कितना होता है, ई डॉट ds होता है। हमें क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ये देखो कि ये एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए हम समाकलन के ऊपर क्या लगा देंगे, रिंग। तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये देखो, इंटीग्रेशन ई और ds के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो इसको मैं ये लिखूंगा ई ds कोस 0 डिग्री। अब आगे इसको क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ई ds और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। आगे ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ds से रिलेट नहीं कर रहा है, इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा E और अंदर बचेगा ये ds इक्वल टू E। ये क्या है, E अल्पांश का क्षेत्रफल। हमें किसका चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ के लिए 4 पाई r स्क्वायर होता है। और r कौन सा, जो इसकी रेडियस है यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर। और ये क्या निकल के आया, इसका फ्लक्स निकल के आया है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो क्या हमने पहली और दूसरी स्टेप कंप्लीट कर ली है। तीसरा टारगेट क्या है कि गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान कितना है। तो जो हमारा ये गाउसियन पृष्ठ है, इसमें परिबद्ध, इस गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश रखा हुआ है, अंदर अंदर केवल कैपिटल क्यू रखा हुआ है। तो ये दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप, गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। तो गाउसियन पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश है समेशन क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू होगी। तो ये हमारी तीसरी स्टेप पूरी हो गई है। हमारी जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है कि गाउस का नियम लगाने पर, तो हम फोर्थ में गाउस का नियम अप्लाई कर देते हैं। और गाउस का नियम ये है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्लक्स हो गया, ये किसकी इक्वल होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहां देखो इसमें कह रहा है फिर सभी मान रखने पर इसकी सारी वैल्यूज हम रख देते हैं। तो ई डॉट ds की वैल्यू कितनी आई थी, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू। तो ये क्यू आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ देखो ई बराबर क्यू अपॉन, ये देखो नीचे जाएगा तो 4 पाई r स्क्वायर और ये क्या आगे एप्सिलॉन नॉट है। और ई बराबर क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके पास में लिख देते हैं, ये क्या बच गया इधर r स्क्वायर। तो जो ई बराबर बनेगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जा सकता है, k। तो ये k क्यू और डिवाइड में क्या आ गया है, r आ गया। तो ई बराबर k क्यू अपॉन r स्क्वायर आ चुका है। और यही चीज हम पहले भी कह रहे थे कि यहाँ पर अगर सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है तो इससे r डिस्टेंस पे जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू k क्यू अपॉन r स्क्वायर होती है। और क्या वही रिजल्ट यहाँ से निकल के आया है। तो दोनों रिजल्ट मैच हो गए। इसका मतलब है कि हम गाउस के नियम से ये विद्युत क्षेत्र आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हमें गाउसियन पृष्ठ का चयन करना आना चाहिए और ये 4 स्टेप सही से अप्लाई करने आनी चाहिए। इस दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम हो जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, हम बहुत ही जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला इसका जो अनुप्रयोग था, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र निकालना, ये अपने सिलेबस में नहीं शो कर रखा है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब जो इससे अगला क्वेश्चन है वो है कि अनंत लंबाई का कोई रेखीय चालक तार है, उस रेखीय चालक तार की वजह से r दूरी पर कोई बिंदु P होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जो हमारा सिलेबस से टॉपिक स्टार्ट होता है।
तो इसके बाद अपन वो सोल्व करते हैं। लेकिन पहले अपन क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ ये जो चयन कर रहे थे, ये एक बार और देखते हैं कि हम गाउसियन पृष्ठ कैसे चयन करते हैं। इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे दिया हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र हमें पहले से पता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये ई है और इसके अंदर ये खासियत है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब जगह सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, ये यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ तो भी मुझे 2 न्यूटन पर कूलम दिखता है। यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम दिखता है इस लाइन के ऊपर। और यहाँ अगर और इससे कुछ डिस्टेंस पे देखो इधर, तो भी क्वेश्चन वाले ने हमें पहले से ही शो कर रखा है कि सब जगह ई की वैल्यू एक समान है। अब हमें यहाँ पर गाउसियन सरफेस का चयन करना है, तो हम कौन सा गाउसियन सरफेस का चयन करें वो देखना है। फिर से सुनना कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब सब जगह विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है। हमें इसके अंदर एक गाउसियन पृष्ठ बनाना है, तो हम गाउसियन पृष्ठ कौन सा बना सकते हैं। तो हमारे पास देखो कौन कौन से ऑप्शन है। एक कि क्या मैं एक ये वाला बना सकता हूं। अगर मैंने एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बना दिया है तो इसके लिए देखो यहाँ ई की वैल्यू तो सेम है, पर ई इधर जा रहा है और जो क्षेत्रफल की दिशा है वो इधर जा रहा है ds। तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जो भी θ1। इसके बाद देखो यहाँ इस पॉइंट की बात करूं, क्षेत्रफल की दिशा इधर जा रही है और ई इधर जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, θ2। क्या दोनों सेम है क्या, नहीं है। यहाँ की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ और विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ थीटा कितना हो चुका है, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर और विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ थीटा अलग है। क्या इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर थीटा की वैल्यू बदल रही है, और प्रत्येक पॉइंट के ऊपर अगर थीटा की वैल्यू बदल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि गाउसियन पृष्ठ नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ पर कौन सा हमें गाउसियन पृष्ठ बनाना चाहिए, कैसी शेप होनी चाहिए उस पृष्ठ की, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो इसके लिए फिर कि ये एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें जो गाउसियन सरफेस रखना है वो मैं एक बेलन रख देता हूं। क्या ये गाउसियन सरफेस हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है क्या। देखो हम क्या कह रहे थे कि प्रत्येक बिंदु पर ई और थीटा एक समान होना चाहिए। इस बिंदु पर ई है और क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत है बाहर, थीटा कितना आ जाएगा, 0। इसके लिए देखो विद्युत क्षेत्र सेम है सब जगह तो, और थीटा 0 डिग्री। क्षेत्रफल की दिशा वक्र पृष्ठ पे तल के लंबवत है बाहर, तो यहाँ पर भी थीटा कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर लेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 0। क्या इस पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। फिर देखो अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये मान लूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में कोई वायर रखा था ऐसे, और उस वायर के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज था, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा। कि कोई बीच में वायर था, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर भी जा रहा है और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर भी जा रहा था, तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। इधर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र ऐसे भी जा रहा था। उस कंडीशन में देखते हैं कि क्या अब भी ये गाउसियन पृष्ठ होगा क्या। अब यहाँ देखो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत है बाहर और विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, इधर की बात कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा बाहर, विद्युत क्षेत्र इधर, थीटा 0, थीटा 0, थीटा 0। क्या इसके वक्र पृष्ठ पर सब जगह थीटा 0, 0 आ रहा है। तो क्या जो हमें बेलनाकार दिख रहा है उसका वक्र पृष्ठ एक गाउसियन पृष्ठ शो कर रहा है। लेकिन इसके लिए देखो क्षेत्रफल की दिशा किधर है, नीचे की तरफ, और विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, इधर या फिर इधर। तो इनसे कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। इस जगह देख लो विद्युत क्षेत्र नीचे, क्षेत्रफल की दिशा नीचे और इधर कितना जा रहा है, तो भी कितना बनेगा ये
90। क्या नीचे वाले वृत्त के लिए थीटा का मान 90 डिग्री आ रहा है प्रत्येक पॉइंट के ऊपर? ऐसे ही इस पॉइंट के लिए देखो, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत है बाहर, और विद्युत क्षेत्र इधर या इधर माने तो भी थीटा कितना बनेगा 90। तो जो ऊपर वाला पृष्ठ है उसके ऊपर प्रत्येक जगह थीटा कितना होता है 90 डिग्री। और जब भी हमें कभी फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी तो फ्लक्स ई डी एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसका रोल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले का भी रोल खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन सा? वक्र पृष्ठ। क्या वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई और थीटा सेम है, इसलिए क्या हम इसको एक गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आपके माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि यहाँ थीटा 0, यहाँ थीटा 90, यहाँ 90, फिर ये गॉसियन सरफेस कैसे हुआ, क्यों हुआ? उसका कारण सुनो। मैंने कहा था कि गॉसियन सरफेस के लिए कोई ऐसी इतनी खास इंपॉर्टेंट परिबद्ध नहीं है कि सब जगह थीटा सेम हो। मैंने ये कहा था कि लगभग थीटा सेम हो तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा पृष्ठ बनाए कि ई और थीटा सेम हो। फिर से सुनो, सिर्फ मैंने ये कहा था कि हम ऐसा पृष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं कि ई और थीटा लगभग सेम हो जाए ताकि प्रॉब्लम हम आसानी से कर पाए। बाकी ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं है कि ई और थीटा सेम ही हो। यहां देखो, ई ये थीटा सेम है, ई और थीटा, इधर भी ई और थीटा सेम है, तो ये वक्र पृष्ठ एक पृष्ठ बन गया। यहां पर थीटा 90 है तो ये एक अलग पृष्ठ हो गया और ये एक अलग पृष्ठ हो गया। तो इस पृष्ठ पे थीटा 90, तो ये एक गॉसियन पृष्ठ, ये दूसरा गॉसियन, और ये वक्र पृष्ठ अपने आप में एक अलग गॉसियन पृष्ठ है। तो ये 3 गॉसियन पृष्ठ बनकर के एक पूरा बड़ा गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं। तो हम ऐसा गॉसियन पृष्ठ बना सकते हैं। वरना आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि इसमें थीटा 90 और 0 आ गए थे, गॉसियन नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहां थीटा 0, फिर यहां 45, कभी 60, कभी 35, कभी 40, तो हम कहते हैं कि इसके हर पॉइंट पे ही थीटा अलग अलग आ रहा है, तो फिर ये अपने आप में गॉसियन नहीं होता। इस पे यहां 90, फिर यहां 30, फिर 60, तो फिर ये अपने आप में गॉसियन नहीं हो सकता था। तो देखो, ये तो सिमेट्री है ना कि वक्र पृष्ठ पे तो थीटा सेम है। दूसरी सिमेट्री ये मिलती है कि इसके ऊपर वाले वृत्त पे थीटा सेम है। तीसरी सिमेट्री ये मिलती है कि इसके नीचे वाले वृत्त पे थीटा सेम है। तो ये अपने आप में एक गॉसियन सरफेस होगा। अब हम आगे की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो अपना जो अगला टॉपिक है, अनंत लंबाई की रेखीय आवश्यक चालकता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ये देखो, अपना अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट गाउस का पहला अनुप्रयोग है कि गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। इसमें बहुत ही अच्छा एक वर्ड आया है, अनंत। तो यहाँ अनंत का मतलब क्या है कि अनंत रेखीय आवेशित, अनंत रेखीय लंबाई का। तो ये अनंत लंबाई का कोई रेखीय आवेशित तार है, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अनंत लंबाई का मतलब क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़ा। कितना बड़ा माने हम? तो पहले हम ये क्लियर करते हैं कि अनंत का मतलब क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पर कि मैं यहाँ खड़ा हूं, अब मैं बोर्ड को दूर से देखता हूं यहां से, तो मुझे बोर्ड का ये वाला किनारा भी दिखता है और ये वाला किनारा भी दिखता है। तो अब मेरी आंखों के लिए मुझे बोर्ड का ऊपर का और नीचे का दोनों किनारे दिख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये बोर्ड मेरे लिए अनंत नहीं है। फिर मैं बोर्ड के और नजदीक चला जाता हूं, अभी भी मुझे ये किनारा भी दिख रहा है मेरी आंखों को और ये भी दिख रहा है, यानी अभी भी बोर्ड मेरे लिए अनंत नहीं है। अब मैं चला गया और भी आगे, अब जो मेरी नजर है वो जस्ट सामने गिर रही है। अब मेरे लिए या मेरी आंखों को न तो ऊपर का किनारा दिख रहा है कि कहां पर हो सकता है, मुझे नहीं पता कहां होगा, न मुझे नीचे का किनारा दिख रहा है कहां है। तो मेरी आंखों के लिए या मेरे लिए ये बोर्ड की जो लंबाई है वो अनंत है। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर का इस किनारा नहीं पता कि कहां सी है, न मुझे नीचे का हिस्सा दिख रहा है। तो ये बोर्ड फिलहाल मेरे लिए अनंत है। मैं और पीछे आ जाता हूं, मुझे दोनों किनारे दिख रहे हैं, इसलिए अब मेरे लिए अनंत नहीं है। कोई चीज अनंत है या नहीं है वो प्रेक्षक पर डिपेंड करता है कि प्रेक्षक अगर बोर्ड के बहुत पास में है, कि प्रेक्षक यहां है, तो इसको ये वाला और ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, इसके लिए ये बोर्ड अनंत लंबाई का होगा। अगर यही प्रेक्षक ऑब्जर्वर बाहर दूर आ जाए थोड़ा सा, इस ऑब्जर्वर को दोनों पॉइंट दिखते हैं, तो इसके लिए ये बोर्ड अनंत लंबाई का नहीं है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अनंत लंबाई का चालक तार है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तार है और जो आवेशित है, आवेशित है तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर ये धनावेश है। क्वेश्चन वाला कह रहा है अनंत है, तो हम प्रेक्षक को बहुत पास में मानते हैं, यानी यहां सी है, यानी इस प्रेक्षक के लिए दोनों किनारे इसको नहीं दिखते। फिर से समझो
इसके लिए ये अनंत है, इसका मतलब इस तार के बहुत पास रखा है। अगर किसान वाला ये कहता कि ये तार अनंत लंबाई का नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि प्रेक्षक दूर रखा है। दूर रखा हुआ होगा तो इसको दोनों किनारे दिखेंगे, इसके लिए ये फिर अनंत लंबाई का नहीं होगा। यानी अनंत लंबाई का मतलब ये प्रेक्षक इस तार के बहुत पास रखा है, तो इस लंबाई के कंपेयर में ये लंबाई बहुत कम है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अनंत। और अनंत को शो करने का तरीका है डैश डैश लगा के। डैश डैश का मतलब अनंत लंबाई है, और अनंत का मीनिंग हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। फिर ये देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अनंत लंबाई का जो रेखीय आवश्यक चालक तार है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर हमें निकालना है। तो ये मान लेते हैं कि r है, तो इस r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। ये है अपना टारगेट। अब देखो जो यहां हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो गॉस का नियम हम अप्लाई कर सकते हैं। और गॉस का नियम अप्लाई करने के लिए हमें कितनी स्टेप सोल्व करनी पड़ेंगी, 4 स्टेप सोल्व करनी पड़ेंगी। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप को याद करो, तो जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था, पहली स्टेप है गाउसियन पृष्ठ का चयन करना। तो हम गाउसियन पृष्ठ का चयन करेंगे, और जैसे ही गाउसियन पृष्ठ का चयन हो जाएगा, दूसरी स्टेप क्या है, ये विद्युत फ्लक्स निकालना। तो हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, यानी E डॉट ds, ये हम निकाल लेंगे। तीसरी स्टेप क्या है, इसके जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर कितना चार्ज है। फिर से इसको मैं लिखता हूं पूरा का पूरा ही, कि गाउसियन पृष्ठ का चयन, फिर है गाउसियन G सरफेस S से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। जो विद्युत फ्लक्स निकालते हैं वो किसका निकालना है, गाउसियन पृष्ठ का। तीसरी स्टेप है समेशन Q, और ये समेशन Q भी किसका होना जरूरी है, गाउसियन सरफेस का, गाउसियन पृष्ठ का। GS इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, गाउसियन सरफेस। फोर्थ स्टेप पे क्या करना था, गाउस लॉ अप्लाई करना है। और गाउस लॉ क्या है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें अप्लाई करना है इसके ऊपर। फोर्थ स्टेप क्या थी हमारी, ये वाली देखो, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। अब इसके बाद क्या करना था, E डॉट ds का मान रख देंगे, यहां से समेशन Q की वैल्यू रख देंगे, और इनकी वैल्यू रखने के बाद E का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, गाउसियन पृष्ठ का चयन करना। तो हम यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। फिर से हम आते हैं कि गाउसियन पृष्ठ की क्या खासियत होनी चाहिए। तो गाउसियन पृष्ठ की पहली खासियत कि जो पृष्ठ है उसका, वो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां से गुजरना चाहिए। दूसरा, लगभग कोशिश करें कि उसके ई और थीटा एक समान होने चाहिए। अगर ई और थीटा एक समान नहीं हो रहा है, उसको 3-4 टुकड़ों में तोड़ करके ई थीटा को सेम करके दिखा सकते हैं। ये प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पर ये सारा काम तो हम कर लेंगे कि गाउसियन पृष्ठ के लिए हमें ई और थीटा को देखना पड़ता है कि ई और थीटा सेम है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई कि विद्युत क्षेत्र इसका किधर होगा। पहले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो पता चले कि वो, इससे पहले जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर तो क्यू आवेश रखा हुआ था सेंटर पे, और सेंटर के लिए सबको पता होता है विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन इसके लिए विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो ये 4 कंडीशन अप्लाई, ये 4 जो स्टेप अप्लाई करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा किधर है। तो इसके अंदर एक स्टेप और बढ़ेगी, और वो स्टेप कौन सी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना। तो पहला काम है विद्युत, इसको मैं ए पार्ट बोलूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना या निर्धारण कहें इसको। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का चयन या उसकी दिशा का निर्धारण, की दिशा किधर होगी। अब देखो, पहले मैं एक बार ऐसा अल्पांश मानता हूं और एक टेक्निक लगाते हैं दिशा निकालने की। ये इसका सेंटर O है। अब दिशा कैसे निकालते हैं कि मैं क्या करूंगा कि कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं यहां पर, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लूं, और यहां से जैसे
स्मॉल एल लेंथ के ऊपर एक अल्पांश ले लेता हूं छोटा सा, और छोटे से अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी डीएल, और डीएल के ऊपर आवेश जैसे कंप्लीट के ऊपर मान लो कि आवेश क्यू है, तो छोटे से अल्पांश पर आवेश कितना हो जाएगा डीक्यू। मैं इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लूं, ऐसे जाएगा इस दिशा में, और वो विद्युत क्षेत्र कितना जाएगा डीई बराबर के, किसकी वजह से निकाल रहा हूं डीक्यू, तो के डीक्यू अपॉन यहां से कितनी डिस्टेंस है, इसको मैं जैसे मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं इसको, तो एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहां से मैंने वाई डिस्टेंस पे माना एक अल्पांश, इससे भी मैं नीचे वाई डिस्टेंस पर ही एक दूसरा अल्पांश मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है वाई, और ये भी कितनी थी वाई। तो फिर जब मैं यहां वाई डिस्टेंस पे अल्पांश मानता हूं और वो अल्पांश भी कितना मान लेता हूं डीएल, तो इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा डीक्यू, और इस डीक्यू से विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आर की दिशा में जाता है, तो इधर जो विद्युत क्षेत्र जाएगा डीई वो कितना हो जाएगा के, किसकी वजह से निकाल रहे हैं डीक्यू, कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, ध्यान दो ये 90 और ये भी क्या है 90, ये आर था, ये इसका वाई, तो इसका भी क्या है वाई है, ये इसका एक्स है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स इधर का एक्स था आर, इसमें भी आर, ये भी वाई ये भी वाई। अगर इसका यहां ये अगर मैं यहां पर इसका एंगल थीटा है, तो इसका भी एंगल क्या हो जाएगा फिर सेम थीटा हो जाएगा। तो यहां देखो के डी क्यू और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। क्या दोनों का विद्युत क्षेत्र सेम आ रहा है परिमाण में, तो इससे जितना ऊपर अल्पांश मानता हूं उतना ही नीचे, और दोनों की वजह से क्या मैंने विद्युत क्षेत्र दोनों शो कर दिए यहां पर। अब आगे देखो ऐसे ही हम कभी एक यहां भी मानेंगे, इसके ऊपर मान लेंगे, फिर यहां फिर ऐसे इसके पास में एक उतना ही पास में, ऐसे हम दोनों तरफ अल्पांश मान लेंगे कंप्लीट में, और कंप्लीट का विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान दो इधर ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है उसको हम क्या कह देंगे वाई एक्सिस। देखो ध्यान से ये थीटा, तो शीर्षाभिमुख कोण से थीटा, ये थीटा, तो शीर्षाभिमुख कोण से थीटा। अगर इधर जा रहा है डीई, तो थीटा की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डीई कोस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है तो कोस थीटा के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डीई साइन थीटा, डीई कोस थीटा, जिधर थीटा नहीं है उधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इधर है तो क्या हो जाएगा डीई कोस थीटा। डीई साइन थीटा ऊपर जा रहा है, डीई साइन थीटा नीचे जा रहा है, क्या ये ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचे कौन से कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 36, तो 36 घटक दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या इस और इस अल्पांश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बना है क्या वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर से ध्यान दो ये और ये दो एलिमेंट माने, इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र हमें किधर दिखा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही मान लो मैं एक एलिमेंट यहां लेता और इससे इतना ऊपर और इससे दूसरा यहां लेता, तो इन दोनों का भी कहां दिखता इधर, यहां लेता तो दोनों वजह से इधर, बाकी ऊपर वाले कैंसिल हो जाते, यहां लेके देखता तो भी विद्युत क्षेत्र इधर। तो क्लियर ये हो रहा है कि इस अनंत लंबाई का जो रेखीय चालक तार है इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है इस दिशा में जा रहा है। अगला क्या मैं यही अल्पांश यहां मानता तो भी, और इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल करते, परिणाम विद्युत क्षेत्र किधर आता इस डायरेक्शन में। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो ऐसे ऐसे और ये वाले ये कैंसिल हो जाएंगे और परिणाम विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र बाहर भी आएगा। तो इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो लास्ट रिजल्ट ये निकलता है, आपने जो कभी गोल हेयर ब्रश देखा हो, बालों में कंघी करते हैं तो जो गोल हेयर ब्रश आता है उसमें जो बाहर की तरफ जो पार्ट वो निकलते हैं, जो लाइनें दिखती हैं वो कैसे आती हैं, ऐसे होता है और ऐसे सीधे बाहर होते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर इधर भी ऐसे होते हैं, इधर भी ऐसे होते हैं। तो रेखीय चालक तार से विद्युत क्षेत्र बाहर उस तरीके से निकलता है जैसे जो गोल हेयर ब्रश होता है उसके जो दांते होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। सेम प्रोसेस वही है। फिर से यहां अच्छे से फोकस करना कि जो विद्युत क्षेत्र है वो चारों तरफ जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी
इधर भी और इधर भी, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निकल रहा है और सभी लाइनें पैरेलल है, ऐसे ऐसे जा रहा है विद्युत क्षेत्र। इधर सब जगह विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है। तो हमने पहले तो ये डायरेक्शन को फिक्स कर लिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, चारों तरफ, और इस पॉइंट के ऊपर किधर होगी, इधर होगी, फिक्स हो गया। ऐसे ही यहां पर देखेंगे तो भी वही कंपोनेंट कैंसिल होकर इधर आएगा नेट, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र किधर दिखेगा, इस डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे दिखेगा, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे, और ये कैंसिल होकर बचेगा किधर का, इधर का। तो इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र निकाला जाए, निकलता हुआ हमें शो होगा। अब आगे देखो, पहला काम था विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना, जो हमने कर लिया है। अगला काम क्या है, देखो, तो अपने पहला काम था विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, वो हमने कर लिया है। और मैं इसको यहां पर ऐसे शो करूं कि जो हमारा तार है ये अनंत लंबाई का है, और ये उसके ऊपर प्लस आवेश दिया हुआ है। ये वाला है जो विद्युत क्षेत्र है, हमने पता किया है कि वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रहा है। इस तरीके से इधर भी विद्युत क्षेत्र जा रहा है। ये हमने इतना कर लिया है। और अब देखो अगला जो अपना स्टेप है वो क्या है, गाउसियन पृष्ठ का चयन। और हमें जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो इस बिंदु पर निकालना है, बिंदु P पर। और बिंदु P यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, R पर है। तो अब कैसे निकालें, तो हम एक ऐसा पृष्ठ का चयन करते हैं जो इसके बिंदु P से गुजर रहा हो। तो इसके लिए देखो हम एक बेलनाकार ये वाला गाउसियन सरफेस बनाते हैं, ऐसा। ये R है तो यहां पर भी हम R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं और वहां से ये गुजर रहा है ऐसे। और इसके लिए इस तरीके से ये वाला हम गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। अब यहां देखो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इससे ये भी R, ये भी कितना होगा R, ये भी कितना है R होगा, क्या सब जगह R है। तो यहां पर अगर विद्युत क्षेत्र E दिखता है तो क्या यहां पर भी विद्युत क्षेत्र E ही दिखेगा, यहां पर भी कितना होगा E होगा। अगला देखो, यहां अगर मैं क्षेत्रफल लूं तो अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। तो ds इधर की तरफ जा रहा है और जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इधर ही जा रहा है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ लेके देख लो, क्षेत्रफल की दिशा बाहर, विद्युत क्षेत्र है ये भी बाहर, तो यहाँ पर भी थीटा कितना होगा 0। क्या इसके इधर कंप्लीट पृष्ठ के ऊपर थीटा 0 आ रहा है और ई की वैल्यू सेम है। तो इधर जो वक्र पृष्ठ है ये गाउसियन पृष्ठ हो सकता है या है ही। इधर देखो यहाँ से विद्युत क्षेत्र इधर निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो इधर तो जाएगा ई वेक्टर। मैं यहाँ पर अगर जैसे इस पॉइंट की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, तो अल्पांश क्षेत्रफल में यहां लूं तो वो कितना हो जाएगा ds वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र भी इधर जा रहा है और ds वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 180 नहीं होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है इस पॉइंट के लिए, क्षेत्रफल की दिशा भी तल के लंबवत है, बाहर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0। क्या सब जगह वक्र पृष्ठ पर थीटा 0 होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो वक्र पृष्ठ की बात है तो वक्र पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है 0। क्या वक्र पृष्ठ के लिए सब जगह ई का मान, ये विद्युत क्षेत्र ई एक समान आ रहा है। और हमें बिंदु P पर भी क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो वाला ई हमें निकालना है। अब इसके बाद देखो, एक तो वक्र पृष्ठ हो गया गाउसियन पृष्ठ में। अगला ये क्या है इसका, देखो ये तो मैं ऐसे कहूं कि ऊपर वाला, ऊपर का वृत्त है और ये क्या है नीचे वाला वृत्त है। तो जो इसका नीचे वाला वृत्त है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी नीचे की तरफ, और विद्युत क्षेत्र चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो, कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो सब जगह थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। और वैसे भी जो हम फ्लक्स निकालेंगे वहां पर ई ds cos 90 और cos 90 कितना हो जाता है 0। तो इसका तो रोल ही नहीं होगा, चाहे यहाँ ई सेम हो या ना हो, अलग अलग ई हो सकता है
पर थीटा 90 होने की वजह से ई डॉट ds सब जगह 0 बनेगा, तो इसका रोल नहीं होगा। आगे इधर वाले के लिए देखो, इसका भी मैं क्षेत्रफल की दिशा देखूं तो तल के लंबवत बाहर, विद्युत क्षेत्र या तो इधर या इधर, तो भी कितना बनेगा 90। और इसके लिए भी ई डॉट ds, तो ई ds कोस 90 और कोस 90 कितना होता है 0। तो आप यहाँ ई अलग अलग दिख सकता है, देखो यहाँ अलग ई हो सकता है, पर ई डॉट ds 90 होने से वो 0 हो जाता है, तो उसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये दोनों तो अपने आप में 0 बन जाएंगे बाद में जाके। बचेगा कौन सा, वक्र पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर पहला काम था गाउसियन पृष्ठ का चयन करना। फिर ये क्या कह रहा है, गाउसियन पृष्ठ पे ई और ds की डायरेक्शन हमें शो करनी पड़ती है। तो ये तो हमने वक्र पृष्ठ के लिए ds मान लिया था, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई थी। यहाँ हम अल्पांश क्षेत्रफल ds, देखो वक्र पृष्ठ के लिए मैं लिख देता हूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है S1। और अगर इस गाउसियन पृष्ठ जो बेलन है, इसकी टोटल लंबाई क्या मान लेते हैं अपन, टोटल लंबाई क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, स्मॉल l। तो यहां पर देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है r और इसकी लंबाई कितनी है l। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल S1 बराबर होगा 2 पाई r l होगा। ऐसे ही देखो इसका जो ऊपर वाला वृत्त बन रहा है, इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी r होगी, और ऊपर वाले वृत्त का नाम क्या दे देते हैं S2। तो S2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, केवल इतना ही होगा, इसको हम S2 कह सकते हैं। और जो इसको हम कहें कि S3 है, और S3 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। क्या दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, तो जो इसका अल्पांश क्षेत्रफल है वो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे ds3, और इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या मान लेंगे ds2। अल्पांश क्षेत्रफल ds2 ऊपर की तरफ जा रहा है, अल्पांश क्षेत्रफल ds3 नीचे की तरफ जा रहा है। विद्युत क्षेत्र इधर मानो चाहे इधर मानो, कितना कोण बनेगा 90 डिग्री। ds1 क्षेत्रफल की दिशा d, देखो कंप्लीट वक्र पृष्ठ अगर S1 है तो अल्पांश क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका ds1, और ds1 किधर होगा तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो हमने इसको इधर शो कर दिया, तो ds1 इधर की तरफ जा रहा है। अब यहां पर मैं ये लिखूं कि जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ में टोटल कितने पृष्ठ हैं, तो ऐसे कहूं कि इसकी शेप कैसी है बेलनाकार, और मैं ऐसे कहूं वक्र पृष्ठ प्लस कौन सा दूसरा पृष्ठ कौन सा माना है इसके अंदर वृत्त, और वृत्त कौन सा है S1, ये सॉरी S2, ऊपर वाला वृत्त प्लस वृत्त और S3 कौन सा वृत्त है नीचे वाला वृत्त है। तो ये तो हो जाएगा ऊपर वाला वृत्त, और इसको हम क्या लिख सकते हैं नीचे वाला वृत्त। तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई r l, और इसका जो इसको हमने किससे लिखा है S1 से, इसको हमने क्या लिखा था S2 बराबर पाई r स्क्वायर, और इसको हमने किससे लिखा था S3 बराबर पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसका अल्पांश क्षेत्रफल को हमें क्या लिखना चाहिए ds1, इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या लिखना चाहिए ds2, और इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या लिखना चाहिए हमें ds3 लिखा जाएगा। इतनी जानकारी हमें पता है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो हमने गाउसियन पृष्ठ का चयन किया है वो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, और इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा का हमने निर्धारण कर लिया है। आगे देखो हम थोड़ा सा नॉलेज की ओर बात करें, तो वक्र पृष्ठ की हम बात कर रहे थे, तो थीटा कितना आ रहा था, विद्युत क्षेत्र भी इधर जा रहा है और अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा भी उधर ही थी, तो वक्र पृष्ठ के लिए हम थीटा की वैल्यू कितना यूज करेंगे 0 डिग्री। हम वृत्त की बात करते हैं S2, तो ये देखो क्षेत्रफल ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र इधर मान लो चाहे इधर मान लो, कितना आ रहा है 90 डिग्री। जब भी वृत्त S2 की बात होती है तो वहां पर हम थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 90 डिग्री। सेम ही है नीचे वाले वृत्त की बात करें, इसके लिए भी क्षेत्रफल दिशा नीचे की तरफ, विद्युत क्षेत्र इधर या इधर, तो यहाँ पर भी हम थीटा की वैल्यू कितना यूज करेंगे 90 डिग्री। तो ये हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, ये क्षेत्रफल की वैल्यू याद होनी चाहिए और ये एंगल हमें पता होना चाहिए। तो ये पूरा काम हमने कर दिया कंप्लीट। अगली सेकंड स्टेप क्या है इसकी, सेकंड स्टेप पे कह रहा है कि क्या निकालना है विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स किससे संबद्ध होना चाहिए गाउसियन पृष्ठ से, कि गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालो। ये है अगला हमारा स्टेप। तो हम गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कैसे निकाल पाएंगे उसके ऊपर फोकस करना। यहां देखो ई, ये लिखू मैं समाकलन बंद पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ की बात है, इसका हमें विद्युत फ्लक्स चाहिए ई डॉट ds। तो कैसे निकाल पाएंगे टोटल, देखो इसको 3 टुकड़ों में बट के बना हुआ है। ये पहला टुकड़ा मैं लिखता हूं
वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं। वक्र पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र और ds ये लिखा जाएगा प्लस अगला टुकड़ा किसका बनेगा, वृत्त, S2 और वृत्त किसकी बात कर लूं, S2 की, और वक्र पृष्ठ को क्या लिखा था, S1, और इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस मैं थर्ड बात करूं वृत्त S3 और वृत्त S3 के लिए भी क्या था, ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या इतना मैं लिख सकता हूं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये रिंग अंदर नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये कंप्लीट अपने आप में एक क्लोज्ड सरफेस था। क्लोज्ड सरफेस के यहाँ 3 पार्ट है, पहला वक्र पृष्ठ, दूसरा वृत्त, सेकंड S2 और ये तीसरा वृत्त है S3। इसलिए ये तीनों मिलकर के एक क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं, इसलिए रिंग यहाँ है। अगर आप गलती से भी यहाँ रिंग लगा दोगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये फिर इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि क्लोज्ड सरफेस क्या है और क्लोज्ड सरफेस क्या नहीं है। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिंग कहाँ लगेगी और रिंग कहाँ नहीं लगेगी। आगे यहाँ देखो, अगर मैं इसको कंप्लीट लिखूं, इसको थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां देखना, समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर E डॉट ds। तो इसको मैं लिख देता हूं, वक्र पृष्ठ की बात हो रही है S1 की, E ds कोस, वक्र पृष्ठ के लिए क्या था, थीटा की वैल्यू 0, तो यहां पर 0 डिग्री आ जाएगा, प्लस रिंग कौन सी बात कर रहे हैं, वृत्त S2 की, ये रहा S2, विद्युत क्षेत्र इधर S2 पर थीटा कितना आएगा 90, तो यहां पर लिखा जाएगा E ds कोस 90 डिग्री। थर्ड बात करते हैं S3 की, S3 के लिए कितना आ जाएगा, E ds, और वही S3 के लिए नीचे विद्युत क्षेत्र इधर थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। अरे बहुत इजी है, कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 कितना होता है 0, 2 टर्म कैंसिल, बच गई कौन सी, एक, और वो भी कौन सी है, वक्र पृष्ठ वाली। तो यहां पर इसको मैं ये लिखूंगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा ये वक्र पृष्ठ S1 की बात हो रही है, E और ds, इसका E मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू E बाहर आ जाएगा, बचा क्या S1 और ds, वक्र पृष्ठ का छोटा सा टुकड़ा, और समाकलन कर दूंगा तो पूरा वक्र पृष्ठ, और पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r l, क्योंकि l क्या है, लंबाई, गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की लंबाई। तो यहां पर इसका मैं ये लिखूंगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू E, और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई r l, ये लिखा जाएगा। तो हमारी जो कितनी स्टेप कंप्लीट हुई है, पहली स्टेप गॉसियन पृष्ठ का चयन करना हमने कर लिया है, दूसरी स्टेप क्या थी, विद्युत फ्लक्स निकालना, क्या हमने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। अब तीसरी स्टेप क्या बची हमारी, कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश परिबद्ध है वो हमें निकालना है। तो गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, तो मैं यहां लिख देता हूं, गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना होगा। देखो परिबद्ध आवेश को हम किससे लिखते हैं, समेशन Q से, लेकिन अब मैं ये कहूं यहां पर कि इसकी टोटल लंबाई हमने कितनी मानी है L, तो इसकी L लंबाई में कितना आवेश मान रखा है हमने, कि मान लेते हैं कि L लंबाई में कितना आवेश, इसका टोटल Q आवेश है, तो L लंबाई में Q आवेश होगा। तो हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना होता है, आवेश बटा लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है L। फिर से ध्यान दो, हमें इस गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है टोटल गॉसियन पृष्ठ की, L लंबाई का है, और हम ये कह रहे हैं कि L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ है, इसमें आवेश कितना है टोटल Q, जो हमने मन से माना है। तो L लंबाई में इसका आवेश Q है, तो Q अपॉन L, अगर Q में मैं इसकी लंबाई का भाग दे देता हूं तो क्या बन जाता है लैम्डा, तो Q का मान कितना होगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा, और ये यहाँ पर Q क्या है, समेशन Q, कि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश था उसको हमने क्या कहा है
क्यू। तो समेशन क्यू क्या है, कितना इसके अंदर क्यू है, और उस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर ली है, गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान। अब चौथी स्टेप क्या है हमारी, गाउस का नियम अप्लाई करना। तो गाउस का नियम हम यहां पर अब अप्लाई करते हैं। तो गाउस का नियम अप्लाई करने पर, गाउस का नियम अप्लाई करने पर, गाउस का नियम अप्लाई करो, यही तो होता है बंद ई डॉट डीएस बंद पृष्ठ इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। अगली स्टेप क्या कहती है, सारे मान रख दो। तो ई डॉट डीएस का मान रख देंगे, फिर क्या करना है, समेशन क्यू का मान रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम शायद लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो यहां देखो, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ई डॉट डीएस की वैल्यू कितनी है, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू समेशन क्यू। समेशन क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एल, और यहां पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो एल से कौन कैंसिल हो गया, एल चला जाएगा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आगे देखो, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई, एप्सिलॉन नॉट को क्या इसके मैं पास लिख सकता हूं और आर को बाद में। क्या एक रिजल्ट हमारा आ चुका है यहां पर। आगे देखो, 2 का गुणा वह भाग देने पर, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि अगर 2 की जगह क्या बन जाए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के। तो हमारे पास तरीका क्या है कि 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं। तो क्या बनेगा, यहां देखो, ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और फिर ई बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जा सकता है, के। तो 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या ये 2 संख्या है, के 9 गुणा 10 की पावर 9, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, आर क्या है, हम विद्युत क्षेत्र कहां निकाल रहे थे। तो हम यहां से यहां विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, वो आर था। तो जो हमारा फॉर्मूला आया है, ई बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर, क्या ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण है हमें, और ये हम पहले भी निकाल चुके थे कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, इधर। इधर निकालेंगे तो इधर, क्या इधर इसके क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्रफल की दिशा में है, तल के लंबवत बाहर है, और तल के लंबवत बाहर के लिए हमने पहले पढ़ा था कि एकांक सदिश एन कैप यूज करते हैं। तो क्या अगर मुझे इसकी डायरेक्शन लिखनी हो तो ई बराबर मैं ये लिख दूं 2 के लैम्डा अपॉन आर एन कैप, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। कभी कभी हमारा मन करता है कि एन कैप नहीं, हम तो आर लिखेंगे, हम आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं तो आर तो इधर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, आर कैप, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन कैप। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप, जो आपकी मर्जी वही लिख सकते हो। अब देखो हम यहां तक पहुंच पाए हैं। अब हम इस रिजल्ट का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमें इसमें क्या देखने को मिला है। इसके अंदर ये देखो, आर की वैल्यू, आर भाग में आ रहा है, तो हम ये जानते हैं कि अगर आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम तार से दूर जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र उतना ही कमजोर होता जाएगा, यानी उतना ही कम होता हुआ जाएगा। तो अगर हम ई और आर के बीच में ग्राफ खींचना चाहें तो हम कैसे खींच पाएंगे, तो इसका ग्राफ देखो, ई व आर के मध्य ग्राफ, और ई व 1 अपॉन आर के मध्य ग्राफ, हमें इसके 2 ग्राफ खींचने हैं। ये देखो हमें पहले से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था ई बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर, यानी हम यहाँ पर ये कहें कि आर की वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो चालक तार था उससे हम जो आर मेजर कर रहे थे ये आर था। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, आर बढ़ेगा तो ई का मान कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। लास्ट में कितना हो जाएगा, अनंत में 0। फोकस करो बात पे। अगर मैं यहां ये कहूं आर का मान 0 है तो ई का मान कितना होगा, इन्फिनिटी। ध्यान दो,
आर का मान कितना हो 0, यानी हम बिल्कुल इसके पास आ जाए। 0 होते ई कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी आर बराबर 0 पर ई हमें कितना दिख रहा है इन्फिनिटी। अगली स्टेप पे बात फोकस करो। आर का मान अनंत, बहुत ज्यादा आगे चला जाऊं, बहुत ज्यादा आगे यहां पहुंच जाऊं, तो आर का मान अनंत होगा, तो फिर आर की जगह अनंत, किसी में भी अनंत का भाग देंगे तो वहां पर ई हमें कितना मिलेगा 0। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो ये हमें पहले से हमारी परंपरा है कि जो क्वांटिटी बदलते हैं हम उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको ऊपर वाले एक्सिस पे शो करते हैं। तो यहाँ हमें बदलना किसको है आर को, तो इधर क्या ले लेते हैं आर, क्या चाहिए ई, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। अब देखो अभी हमने देखा था आर की वैल्यू 0, आर 0 होता है तो ई कहाँ होता है अनंत, अनंत का मतलब पता नहीं कितना होगा, पता नहीं हमें, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ई कितना हो जाएगा 0, कहाँ 0 होगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पता नहीं कहां पर है। और हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो 2k लैम्डा कांस्टेंट है तो इसका हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/r, ई प्रोपोर्शनल 1/r, और 1/r का ग्राफ भी कैसे बनता है फिर ऐसे, कहां पर 0 हो जाएगा अनंत पे। अब आपको 0 नहीं करना है, अनंत पे जाके ही इसको 0 शो करोगे और ऐसे छोड़ देना, इधर r जा रहा है और ये अनंत पे जाके ही ये 0 पे अनंत होगी इसकी वैल्यू, और r का मान अनंत कर देंगे तब जाके 0 होगा। तो इसको मिलाना नहीं है, इस लाइन को ऐसे जाएगी बस और इसको ऐसे छोड़ देना, ये अनंत पे जाके 0 हो जाएगा। तो जो हमारा ये ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा। अब आगे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि ई व 1/r के मध्य ग्राफ खींचो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो इससे पहले हमने ग्राफ खींचा है वो किसके बीच में था, ई और आर के बीच में था, कि इधर हमने ई ले लिया और इधर क्या ले लिया आर। अब जो ग्राफ खींचा जा रहा है वो किसके बीच में है, ई और 1/r के बीच में ग्राफ है यहाँ पर। तो अब यहां देखो इधर की तरफ क्या लेना है ई और इधर की तरफ क्या लेना है 1/r, ये डिफरेंस है। उसमें क्या था r था और इसमें क्या आ रहा है 1/r, यानी मैं ये कहूंगा कि 1/r को जैसे मैं x नाम दे दूं तो ई किसके प्रोपोर्शनल हो गया डायरेक्ट x के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है ये ग्राफ आएगा। तो यहां पर ई और 1/r के बीच में जो ग्राफ आता है वो ये आएगा। अगर ई और केवल आर के बीच में पूछता तो कौन सा ग्राफ आता, ये वाला, ये दोनों का डिफरेंस है। अब अगली एक तीसरा ग्राफ हम यहां पर और बनता है। देखो जो ये फॉर्मूला है इसी के अंदर फोकस करना कि जो ये लिखा हुआ है ई बराबर आया था 2k लैम्डा अपॉन आर, और यहां पर ई किसके प्रोपोर्शनल है लैम्डा। हमने याद करो पहले पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का गाढ़ापन, आवेश पास पास होगा, तो जितना ज्यादा आवेश पास पास होगा उसका लैम्डा जितना ज्यादा होगा, क्या ई का मान ज्यादा होगा जी सर। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लैम्डा की। तो यहां से जो हम ग्राफ खींचे किसको चेंज करना है लैम्डा को, क्या मिलेगा ई, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या आता है, और ये किसको शो कर रहा है ई प्रोपोर्शनल, और यहां पर क्या होता है 0। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि अनंत लंबाई की अपरिमित अचालक परत है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, जो भी गाउस का दूसरा अनुप्रयोग है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।